नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। चार मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राशिद गिदवई साहब आ चुके हैं। राशिद साहब, बहुत स्वागत आपका। आरती ठीकू सिंह जी हमारे साथ हैं। आरती जी, बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं प्रोग्राम। बहुत स्वागत सर आपका। हमने खूब चर्चा की कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो हुआ वक्फ कानून को लेकर के, और सरकार ने अपने ही बनाए कानून के कुछ प्रावधानों को अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को होगी तब तक के लिए होल्ड पर रख लिया है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया है। यह सरकार की अंडरटेकिंग है, जिसमें खास तौर पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऐतराज किया जा रहा है इस बिल में, जिस प्रावधान को लेकर वक्फ बाय यूजर को हटाना। मतलब वक्फ बाय यूजर या वो प्रॉपर्टीज जो धार्मिक काम में इस्तेमाल में आ रही हैं और बहुत वर्षों से, शताब्दियों से भी कई जगहों पर काम में आ रही हैं, उनके कोई कागज वगैरह नहीं है, तो वो अपने स्वरूप में बनी रहेंगी। ये सरकार के कानून में भी था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाइड थी। कल एक किस्म की अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ली है कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई हम नहीं कर लेते हैं या अगली सुनवाई तक, तब तक आप ऐसी प्रॉपर्टीज को नहीं छेड़ेंगे। सरकार ने इस बात में हामी भर दी है। अब इसको ऐतराज करने वाले जो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, इसको अपनी बड़ी जीत की तौर पर दिखा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया और हम भी नहीं चाहते कि इस बिल से कोई गलतफहमियां फैलें या समाज में कहीं भी लोग प्रदर्शन के लिए उतरें या सड़कों पर उतरें। तो हम भी चाहते हैं कि लोग समझें कि इस बिल का असल मकसद क्या है। इसलिए हमने अपनी तरफ से कह दिया कि ठीक है, जब तक आप भी इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर देते हैं, तब तक इस प्रावधान पर सबको ऐतराज है, तब तक हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसको लेकर के आज जो बातें हुई वो मैं आपको बताता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने एक किस्म के एक नेतृत्व जो कर रहा है इन सारे प्रदर्शनों का, उसने उसकी तरफ से आज एक बार फिर ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, भले ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने इन प्रावधानों पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा रखी है, लेकिन हमारा ये प्रदर्शन और हमारा इस बिल का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल पूरी तरीके से हम खारिज नहीं करा लेते। या तो सरकार इसको वापस ले ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर दे। दोनों, जब तक इन दोनों में से कोई सूरत सामने नहीं आती, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस सब के बीच बंगाल की हिंसा की बात भूली नहीं जा सकती, जिस किस्म की वायलेंस वहां पर हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, हमारे सहयोगी की, उन्होंने उसका भी जिक्र किया और कहा कि अगर एक बंगाल की मुर्शिदाबाद की घटना को आप छोड़ दें तो पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण हो रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रदर्शन करना या सरकार के बनाए कानून पर ऐतराज जताना, ये हमारा राइट है, संविधान ने हमको दिया है, हम उसका पालन करते रहेंगे। तो एक बात साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो कुछ हुआ, उसके बाद भी वक्फ कानून को लेकर के जो प्रदर्शन, जो ऐतराज और जो विरोध हो रहा है, वो ठंडा पड़ने नहीं जा रहा है। ये उन तमाम और पक्षकारों ने भी कहा है, जिसमें कुछ सियासी दल के लोग भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, और कुछ मुस्लिम संगठन के लोग भी हैं, कुछ राज्य सरकारें भी वहां पर इस बिल को चुनौती देने के लिए गई हुई हैं। तो उसकी हम लोग सब बात करेंगे। कल एक वीडियो आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब ये आप कहिए कि संयोग था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वाले दिन ही वो वीडियो जारी किया गया या सोच समझ के किया गया, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। बोहरा मुस्लिम समाज के कुछ नुमाइंदों से प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात हुई। वो पहले भी मुस्लिम डेलीगेशन से मिलते रहे, तो वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और सरकार ये बात बार बार कह रही है, जब ये बिल चर्चा के लिए भी रखा था, कि मुस्लिम समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा अपना अलग वक्फ कानून हो, हमारा अलग वक्फ बोर्ड हो, माफ कीजिएगा, ताकि हम अपने समाज के द्वारा वक्फ की गई, समर्पित की गई संपत्तियों की देखभाल खुद कर सकें। उसका प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात कही इसी बातचीत में। उन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे कि ये कानून एक दिन सरकार के मन में आया और बस चंद महीनों के अंदर सारी कार्रवाई हमने कर दी और इसको हमने संसद के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा मैं 5 साल से इसके बारे में सोच रहा हूं, 5 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। और बोहरा समुदाय के जो लीडर माने जाते हैं, सैयद अना साहब, वो बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं वो समाज में, बल्कि उस समाज की सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं। उनका जिक्र भी उन्होंने किया कि मेरी उनसे कई विषयों पर वैसे भी बातचीत होती रही है, और इस विषय पर भी मैंने उनका मार्गदर्शन वक्त वक्त पर लिया कि इस कानून में क्या होना चाहिए, क्या परेशानियां आ रही हैं। एक और बात प्रधानमंत्री ने कही कि मुझसे जब इस कानून के सिलसिले में या वक्फ के सिलसिले में लोग मिलते थे, तो बहुत सारे लोग, मुस्लिम समाज के लोग ही मुझसे शिकायत करते थे। उन्होंने एक नंबर दिया, 1700 कंप्लेंट्स मेरे पास आई, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं, जिन्होंने कहा कि हमें वक्फ बोर्ड से कोई मदद नहीं मिलती। तो ये हमारे समाज में जब इतनी बड़ी जायदाद है, तो इसका इस्तेमाल हमारे लोगों के, हम जैसे लोगों के भले के लिए क्यों नहीं किया जाता। तो वो भी एक बड़ी वजह थी कि हमने इस कानून पर आगे बढ़ने के बारे में सोचा। तो ये दोनों बातें चूंकि साथ साथ चली हैं, तो आप साथ साथ ही देख भी लीजिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कह रहा है और प्रधानमंत्री की इस
मुलाकात में जो बातें निकली। क्योंकि ये जो कानून आया है वो शुरू से आखिर तक ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाला और हमारे देश के संविधान से बाहर तजावुज़ करने वाला है। तो अभी तो इसमें बहुत तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन जो एक दो दफ़ात पर जज साहब ने वक्ती तौर पर रोक लगाई है तो उससे हमको अच्छी उम्मीद कायम हुई है और हमें पूरी तवक्को है अपनी अदालत से कि इंशाअल्लाह हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। वक्फ बाय यूज़र को अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो ये बड़ी अहम बात होगी। अगर मैं ये मुतालबा करूँ, ये हमारे दोस्त तिरुपति के मंदिर से होकर आए हैं कि तिरुपति के मंदिर में उसके ट्रस्ट में हमको ले लिया जाए, ज़ाहिर है गलत मुतालबा होगा। अगर झूठ बोलने पर कोई इनाम दिया जाता तो हमारे मौजूदा होम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा उसके मुस्तहिक थे, अमित शाह, चूँकि बहुत ज़्यादा वो गलत बयानी से काम लेते हैं। अदालत को तो जो काम करना है वो करे, लेकिन ये सारा बिगाड़ गवर्नमेंट का है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत के सामने हमारी आवाज़ पहुंचती रहे। अब इसके दो हल हैं, या तो कोर्ट इसको रद्द कर दे या गवर्नमेंट अवाम की राय को देखते हुए उसको वापस ले ले। ये चाहते हैं बोहरा मुसलमान कि उनका वक्फ बोर्ड अलग कर दिया जाए। जो नुमाइंदे कल वहाँ मोदी साहब के पास मिले थे, मैंने रात देखा उसको, वही लोग हम लोगों के पास भी आए थे मुलाकात के लिए दिल्ली में। यही लोग थे? हाँ, उसमें जो नुमाइंदे बात कर रहे थे वही थे जो हमारे पास भी दिल्ली में आए थे। तो मैंने उनसे ये बात कही कि अगर गवर्नमेंट आपका अलग वक्फ बोर्ड बना देती है हमको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो हमारे बोहरा हजरात हैं उनके औकाफ भी अलग हैं, उनके औकाफ का मसरफ भी अलग है। तो हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारे साथ मिलकर रहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि लाखों नहीं करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मेल किया कि जो वक्फ कानून 2013 का है उसी को कायम रहना चाहिए। तो उस पर पीएम साहब को एक जुमला बोलने की तौफीक नहीं हुई। अब ये फ़ोन आ रहा है, इनका फ़ोन उनका फ़ोन, किसके का सबूत होना चाहिए ना। शिकायतें आ रही है, 1700 शिकायतों का। हाँ, तो 1700 शिकायतें आई हैं, लेकिन यहाँ जो कई करोड़ लोगों की राय आई मेल के ज़रिए कि ये जो तरमीमात हैं ये हमको कबूल नहीं हैं, तो उनके बारे में कुछ कहने की उनकी तौफीक नहीं हुई। पहले ये बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब जो रवैया दिखा रहा है, राशिद साहब से मैं पूछना चाहूँगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, कुछ प्रावधान जो हैं वो कुछ वक्त के लिए रुक भी गए हैं, इसके बाद भी आपको लगता है प्रदर्शन चलते रहेंगे या इंटेंसिफाई होंगे? मैं कल कुछ मौलाना से बात कर रहा था, उनका कहना था कि अभी ये सब कुछ थमने वाला नहीं है, ये उनकी राय थी। देखिए सौरभ, हमें चीज़ समझना चाहिए, देश संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ है। हर मुद्दे के एक कानूनी पहलू होते हैं और एक उसके राजनीतिक पहलू होते हैं। जहां धरना प्रदर्शन वगैरह वाली बात आती है, ये एक राजनीतिक पहलू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसा संस्थान है जो अपने आप को एक एनजीओ की तरह कहता है, लेकिन उसमें बहुत से राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और ऐसे प्रतिनिधि भी हैं जिनका नरेंद्र मोदी और भाजपा से राजनीतिक रूप से टकराव भी होता है। तो तमाम चीज़ें होती हैं। संवेदनशील मामलों में हमने देखा है कि कृषि कानून में भी देखा है कि अलग अलग मत होते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि रूल ऑफ लॉ जो अदालतें कह रही है उसका हमें संज्ञान लेना चाहिए और उसका पालन सबको करना चाहिए। यह भी एक चीज मैं बताते चलूं कि जो वक्फ का कानून है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब इसमें कार्यक्षेत्र का, इस पर कानून बनाने का काम दोनों, मतलब राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में भी है और केंद्र के भी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोहरा कम्युनिटी और तमाम चीजों की बात है वो ये है कि वक्फ में के कामकाज में गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो किसका दायित्व किसका था। वक्फ कमिश्नर जो होता है वो आईएएस अफसर होता है, वक्फ विभाग जो है वो एक सरकारी इदारा है, सरकारी कर्मचारी है। तो वहां जो भी कमियां, 1700 कंप्लेंट की बात हुई है, तो 1700 कंप्लेंट जो है वो किसी समुदाय विशेष की नहीं है, वो सरकारी कामकाज में गड़बड़ या कमियां रही है, तो उसका एक प्रयास हो रहा है। ठीक, अब लेकिन आपको लग रहा है कि अभी ये प्रदर्शन, इस विरोध इस बिल का जारी रहेगा? जी, राजनीतिक रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद भी
सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के बनने के बाद में मैं एक पत्रकार के होते हुए मैंने देखा है, बहुत देखा है कि जो भी संवेदनशील मामले होते हैं उसमें चाहे वो समुदाय की बात हो या कोई ग्रुप का मामला हो, ये ऐसा नहीं होता कि वो कानून आ गया तो लोग चुप बैठ जाएंगे, उसका विरोध रहता है। फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी आता है कि कौन सी राज्य सरकार मानेगी कौन सी नहीं मानेगी। भारत सरकार का जो अंशुमान जो है आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो कुछ राज्य उसको नहीं इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो हेल्थ फॉर ऑल है, उसका कोई धर्म समुदाय से मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा हम कानून लागू नहीं करेंगे। मैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा करना पड़ेगा। देखिए हर जगह हम नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ेगा। आप संविधान देखिए भाई, एक माइनॉरिटीज कमीशन है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटीज कमीशन वहां काम नहीं करता था, माइनॉरिटीज कमीशन बना नहीं। हमारे संविधान में प्रावधान है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, नहीं हो रही है, सालों से नहीं, 14 से मैंने नहीं सुना। तो ये तमाम चीजें होती है, इसको आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट रूप से ना देखिए, इसको आप देखें कि जैसा देश हमारे 76-78 साल में चल रहा है वैसे ही चलेगा। एक दिन पे एक कानून मैं तो आपसे इस विषय पर संवैधानिक स्थिति पूछ रहा हूं। क्या ममता बनर्जी अगर कहती है मैं लागू नहीं करूंगी, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर समीर जी, कल के बाद आपने भी देखा, हम प्रोग्राम में ही थे जब वहां से ये सारी बातें सामने आई थी, तो जो विरोध में पक्षकार गए थे कोर्ट, सब बड़े खुश थे कि हम जो चाह रहे थे वो चलिए, उस पर कुछ कदम तो हमें कामयाबी मिली है, लेकिन अब ये आंच कुछ ठंडी पड़ेगी, विरोध किया नहीं। देखिए सैफुल्लाह रहमानी जी के अभी बयान जो सुन रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, कि जिस तरीके से वो अमित शाह जी का जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से वो जो कोर्ट का कल मैसेज आया उसका जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तो पूरा कानून ही रद्द कर देना चाहिए। जब तक पूरा कानून रद्द नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए मुझे लगता है कानून तब संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, अब यह एक कानून बन चुका है। अब अगर आपके पास कोई शिकायत करना है, आपको कानून में कोई खामियां नजर आती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई पर इस मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा, जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ शिकायतें रही थी, जो ऑब्जर्वेशन थे, और तुषार मेहता ने कहा है कि भाई 5 तारीख को हम अपनी विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो फिर ये इस बात का क्या तुक है कि आप कह रहे हो कि हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपके धरना प्रदर्शन तो कानून रुकने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है मामले को। दबाव काम करता है, प्रदर्शनों का दबाव आता है, सरकारों पर भी आता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या हुआ था? नहीं, इस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, अब सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है आपको। कल आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हमें भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें उम्मीद की किरण दिखाई है, तो आप 5 मिनट तक इंतजार कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कीजिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है उसकी आप इंतजार कीजिए। आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा और ये देश में कानून बन चुका। अगर सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर ठप्पा लग जाता है तो क्या फिर भी आप इसके खिलाफ आंदोलन करोगे? और ममता बनर्जी का यह कहना है कि भाई ये अपने प्रदेश में नहीं, आंदोलन से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। नहीं, आंदोलन आप कर सकते हो, लेकिन देश के संविधान के अंदर आपको आंदोलन करने की अनुमति है, शांति प्रिय आप वो कर सकते हो, लेकिन आप संसद से पास कानून को नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर मुहर लग जाएगी तब उसको नहीं मानोगे, तो ये तो गलत है ना। जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च बॉडी है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दो उसके बाद भी कहोगे कि हम भाई सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, देखिए आप इसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो हमेशा आपको ऐसे ही बिखराव। देखिए कानून से तो इमरजेंसी भी पास हुई थी, इमरजेंसी का जो प्रावधान है संविधान में उसके द्वारा हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, पूरे देश में आपातकाल लगा। क्या आप कह देंगे कि क्योंकि कानून के जरिए पास हो गया था तो आपातकाल ठीक था? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको 50 की अदालत में सबक मिल गया था ना उस कानून में। नहीं, आप जनता की अदालत में उसके जवाब। देखिए बस एक बात बस आरती में कंप्लीट कर लूं। देखिए कृषि के कानून वापस लिए गए, सरकारें वापस लेती है। इससे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट जो यूपीए ने बनाया था वो उन्होंने वापस लिया। तो ये कोई अनोखी घटना नहीं हो रही है कि साहब कोर्ट ने कानून बना दिया। अरे जो प्रेस बिल आया था, आरती को याद होगा, वो पोस्टल बिल राजीव गांधी, वो कानून से पास हुआ था, उसको वापस लिया गया। तो ये दबाव लोकतंत्र में सारे काम करते हैं, ये एक अनोखी बात नहीं है। इसको आप राजनीतिक चश्मे से ना देखें, इसको समुदाय विशेष के बारे में ना देखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। कोई इस पे ये नहीं कह रहा है कि ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। सबको मालूम है, जो आपने पूरा इतिहास गिनाया, सबको मालूम है कि हम डेमोक्रेसी है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, यहाँ संविधान बनता है, अमेंडमेंट्स होती है, इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई है, लॉज बदलते हैं, कोई वो लिखा नहीं है किसी भी होली बुक में जो लिखा होता है हमेशा के लिए, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहना कि दबाव की भी एक लिमिट होती है। शांतिपूर्वक से आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन हमने देखा फार्म लॉज में, देखा हमने सीए के ऊपर देखा, जिस तरह से दंगे किए गए, हिंसा की गई, वो सारा ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा था, कंस्पिरेसी। और अभी भी
जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो ऑर्केस्ट्रेटेड कंस्पिरेसी लग रही है। तो ये जो जिस तरह का हिंसा से अगर आप मजबूर करेंगे एक डेमोक्रेटिक नेशन को कि वो अपने लॉज चेंज करे जो पार्लियामेंट ने पास किए, जो मेजॉरिटी वोट से पास हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से पास हुए हैं, उसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि आप हिंसा का जोर लेके इस देश को घुटनों पे ले आएंगे तो वो नहीं चलने वाला है। विरोध की भी एक सीमा है, बिल्कुल, और विरोध अब की मैं भी प्रधानमंत्री की बात सुनाता हूं विजय जी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोहरा समुदाय के लोगों के बीच कल की बातचीत बहुत बड़ी बातचीत नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने कितना सोच विचार के इस कानून को बनाया। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपने लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। तो ये जो बातचीत आपने सुनी उसमें प्रधानमंत्री ने कहा विजय जी कि भाई रातों रात ख्याल नहीं आ गया कि हमने एक दिन उठे और कानून बनाने का सोच लिया। कई साल से हम इसके बारे में विचार कर रहे थे। और वो जो सामने जो कम्युनिटी बैठी है, एक कोशिश दिखाई देती है कि भाई ये बताया जाए कि इसमें बदलाव हो वक्फ के तौर तरीकों में भारत में। तो ये तो आवाज़ मुस्लिम समुदाय के अंदर से ही उठ रही है, उनको वहाँ बैठाने का मतलब तो यही है। देखिए सरोज जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सरकार ने इस पर काम नहीं किया। इतने बड़े कोई एक सोशल रिफॉर्म पर वैसे भी जब काम करना होता है तो बड़ा काम होता है, आसान काम नहीं होता। और ये भी सच मानिए कि जो भी सोशल रिफॉर्म होता है उसमें विरोध, नाराज़गी, प्रदर्शन, ये सब होता है। ये आज हम थोड़ा सा ऐसा शॉकिंग उसमें चल रहे हैं। यदि आप 1950s में हिंदू कोड बिल को देखेंगे तो जो लोग आज इसके बिल के सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं सोशल रिफॉर्म के नाम पर, वो उस समय सड़कों पर खड़े हुए थे, सड़कों पे खड़े हुए थे और हिंसा भी कर रहे थे।
हिंसा भी हो रही थी। तो वो सोशल रिफॉर्म को इतनी जल्दी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा आपने सकता। शब्द जो इस्तेमाल किया इंपॉर्टेंट, सॉरी आपके चेन ऑफ थॉट को रोक रहा हूं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बिल को जानते हैं समझते हैं आप जैसे लोग, वो इसको रिफॉर्म की नजर से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो जैसे कहा वो सैफुल्लाह रहमानी जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा झूठ बोलने का इनाम मिले तो होम मिनिस्टर को मिले, और सारा क्या संसद में बहस क्या हुई, विपक्ष ने क्या कहा? आप लोगों को इतनी चिंता मुसलमानों को क्यों हो रही, क्यों हो रही? देखिए, सैफुल्लाह रहमानी साहब तो जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, उनका पास उनके ऊपर क्या कमेंट करना, वो अपनी तरह से बोल रहे हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी जो बोहरा समाज के साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और उसमें उनका 5 साल से काम चल रहा है, जाहिर है 5 साल से काम चल रहा है, वो सार्वजनिक नहीं हुआ। सार्वजनिक तब हुआ जो भी 1.5 साल हो गया उस काम को। 1.5 साल से तो एक सार्वजनिक बहस उस पर हुई है बिल को लेकर, जनता से जो मांगी गई राय मांगी गई, तमाम तरीके की बात की गई। फिर जेपीसी में लंबी बैठकें हुई हैं, 32 से ज़्यादा बैठक वहाँ पर हुई है, उसमें तमाम तरीके के प्रतिनिधि और वो सारी बात हुई। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में उस पर चर्चा हुई। लेकिन मसला ये है कि ये बहस हो गई, एक तो बोहरा समाज जो है वो प्रोग्रेसिव समाज है मुस्लिम समाज में, और वो खुद माइनॉरिटी में है। तो एक माइनॉरिटी समाज कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता किसी चीज़ का। पहली बात, मतलब वो कह रहे हो और उनकी अपनी राय है, इसमें कोई बात नहीं। और ये समझना कि सारे मुसलमान इसके विरोध में खड़े हो गए, ऐसा भी नहीं है। आज जो और बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि एक प्रोसेस में होता है। इसको ये समझना कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है या संसद ने पास कर दिया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो ये भी कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में से प्रॉब्लम नहीं है, इसकी तो जाना ही था। फिर मैं समझना चाहता हूँ, फिर प्रदर्शन हो रहे देश भर में, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है? तो फिर किस चीज पे प्रॉब्लम चल रही है, पहले इस पर समझ में आए बात। देश भर में प्रदर्शन नहीं हो रहे, कुछ जगह पे नहीं, जहां तो कुछ जगह हो रहे हैं तो भी क्या परेशानी है, कुछ जगह हो रहे हैं। प्रॉब्लम हिंसा से है, तो हिंसा एक जगह हो रही है, आवाजों से है जो कह रहे हैं कम वोट में हम नहीं मानेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई, जो नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे। अब आप मेरे से एक शब्द बुलवाना चाह रहे हो, मर जाएंगे, मार देंगे, अब क्या क्या बयान मैं ये बताऊं इसको, देखो ये सब संवैधानिक दायरे। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है तो उसकी रिव्यू पिटीशन होती है कि नहीं होती है? रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब है? रिव्यू पिटीशन का एक मोटा मतलब है कि हमें आपका फैसला एक्सेप्ट नहीं है, यही तो होता है। तो फिर इसमें ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की बात ऐतराज हो सकता है क्या? किसी को ऐतराज नहीं है। हाँ। ऐतराज केवल उन लोगों से है जो एक किस्म की दादागिरी कर रहे हैं, मैं जो ये कह रहा हूं धमका कि रहे ये हैं प्रोसेस कि है, तुम करके दिखा दो फिर हम दिखाएंगे। मैं ये कह रहा हूं वो इसको है ना, वर्बेटम नहीं लेना चाहिए उनके फेस वैल्यू पर। अरे सर, बंगाल में हो गया, 3 लोग मर गए, आप कह रहे हैं वर्बेटम नहीं लेना चाहिए? 3 लोग मर गए ना पूरे देश, पलायन हो गया सर, लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा है वहां से। मैं ये कह रहा हूं कि आज अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे भाई अब सुप्रीम कोर्ट की बात हमें माननी चाहिए। उसमें से हो सकता है कि आपको पता पड़े कि 80% लोग। अब बंगाल के मैं आपको बताऊंगा, बंगाल की तो सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि हिंसा कैसे कैसे हुई है। उस पर जाऊंगा, आपको एक कमेंट आपका लेकर के जाता हूं। जी देखिए, पहली बात तो मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, उसको उसी तरीके से करना चाहिए। और ऐसे लोग जो भी किसी भी तरीके के हिंसा फैलाते हैं या उग्र रवैया अपनाते हैं, उस पर रूल ऑफ लॉ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र के पास में सिर्फ 356 नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान है जो राज्यों को ऊपर वो दिशा निर्देश कर सकता है, वहां पे सख्ती कर सकता है, उनको वो कर सकता है, तमाम प्रावधान है, इसका कोई स्थान नहीं। लेकिन एक बात मैं बताते चलूं सौरभ, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंसा से हमारे लोकतंत्र ने डील किया है। और अनेक राज्यों में जो असम का जो अकॉर्ड हुआ, असम में जो आज पूरी जो शांति है, असम का बड़ा इतिहास था, वो दूसरा विषय क्षेत्र से बाहर है। मिजोरम में, पंजाब में, बहुत सारी जगह के ऊपर इस तरह की जहां के ऊपर हिंसा हुई, उग्र रवैया था, उसको संविधान के दायरे में ला करके वो आज बिल्कुल मतलब शांतिपूर्ण वातावरण में लोकतांत्रिक उसके मेन स्ट्रीम में वापस आ गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी नजीर नहीं है। मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूं कि हिंसा की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ये तो एक तरफ से कहेंगे कि हाँ हाँ ये यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पर साथ में लेकिन ये जो ये बट वाला सवाल है ना कि एक तरफ से आप जस्टिस आज जो हिंसा कर रहे हैं, कल को ये भी शांति, ये शांति, मैं केवल ये चिन्हित करना चाह रहा हूं, राजनेता बनेंगे, करना चाहता हूं यहाँ पे जो लाइन बड़ी सर, अगला जो हिस्सा कार्यक्रम का है वो इससे ही डील करता है सर। काफी ब्रेक का समय हुआ है, माफ कीजिएगा, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम बंगाल की हिंसा की बात कर रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि उस पर बंगाल की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट को अपनी क्या रिपोर्ट सौंपी। उससे पहले आज का अपडेट मैं आपको देता हूं पश्चिम बंगाल के सिलसिले में। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद मालदा के हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे। वो मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में जाने वाले हैं जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ
हिंदुओं के घरों को टारगेट करके हिंसा और आगजनी की गई थी। आज राज्यपाल पहले मालदा जा रहे हैं, जहां वो रिलीफ कैंप में जाएंगे और पीड़ितों से मिलेंगे। उसके बाद फिर वो मुर्शिदाबाद जाकर के वहां हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। गवर्नर सीबी आनंद बोस ने कहा कि वो चाहते हैं कि ग्राउंड पर जाकर वो हालात को खुद समझें। वो समझना चाहते हैं कि मौके पर क्या हुआ है, जिसके बाद ये हालात हैं और इनको देखकर वो अपना माइंड मेकअप कर सकें। गवर्नर का कहना है कि अगर वहां शांति स्थापित हो रही है तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हूं और इसके मुताबिक वो फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और गवर्नर की रिपोर्ट फिर केंद्र को भेजी जाती है। My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and also to make up my mind based on realities of the situation. If peace is restored, I am very happy about that. From the field, once I realize that it has been done, I'll be most happy to make my report accordingly. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. पश्चिम बंगाल में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसकी बहुत बड़ी तकलीफ यहाँ की महिलाओं को हुई है और इसकी वजह से महिलाएं बहुत प्रभावित भी हुई है। यहाँ की स्थिति देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया था कि हम एक जांच कमेटी का गठन करेंगे और महिलाएं जो डरी हुई है उनके साथ हम मिलेंगे, प्रत्यक्ष रूप में स्थिति का जायजा ले लेंगे और उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएगा। ये महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ये भी महिला आयोग भी वहां जाकर के अपनी रिपोर्ट बनाएगी। गवर्नर वहां जाकर खुद जानकारी लेकर के अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे केंद्र में। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सर, रिपोर्टें तो गवर्नर हर राज्य में ही बनाते हैं, ऐसे मसलों पर कितना महत्वपूर्ण होती है वो बात जो गवर्नर बताएंगे? नहीं, गवर्नर यदि जा रहे हैं तो कोई वो परेशानी वाली बात नहीं। वैसे तो गवर्नर्स का काम होता है कि गवर्नर होम मिनिस्टर जो होम डिपार्टमेंट है सरकार का, उससे रिपोर्ट ले और उस रिपोर्ट पर यदि वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो खुद जा रहे हैं। वैसे इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि गवर्नर खुद जा रहे हैं। अच्छी बात है कि गवर्नर राज्य से पहले मांगे रिपोर्ट। हाँ, पहले राज्य से मांगे। राज्य का मतलब होम मिनिस्ट्री से, होम डिपार्टमेंट जो है उससे मांगे रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी को भी वो कह सकते हैं। क्या उन्होंने मांगी नहीं मांगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुद भी जा रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। आप इसको कोई राजनीतिक इशू बनाए कि बहुत प्रोएक्टिव गवर्नर्स हैं। प्रोएक्टिव गवर्नर आजकल बहुत हो गया है, एक टर्म यूज हम लोग और बहुत लोग प्रोएक्टिव हैं। प्रोएक्टिव लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है सर क्योंकि और वो उनको होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजनी है। दिल्ली में इस बात की चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं और पीछे कुछ ऐसे वाकये हुए, घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया जम्मू कश्मीर का, बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकातें होने लगी, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकातें होने लगी। तो ये गॉसिप मिल चल पड़ी दिल्ली के अंदर कि क्या बंगाल को लेकर कुछ मोदी सरकार सोच रही है। उस चश्मे में अगर देखें हम, ये रिपोर्ट आ रही है। देखिए, ये गॉसिप के मिलकर तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं। और वैसे उस रिपोर्ट के लिए गवर्नर साहब को खुद जाने की जरूरत है। वो चाहे तो रिपोर्ट बनाकर भेज सकते हैं और गवर्नर नहीं रिपोर्ट भेजते तब भी होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे मांग सकती है रिपोर्ट कि भाई पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप रिपोर्ट बनाकर भेजिए। तो दोनों स्थितियों में अब वो गवर्नर रिपोर्ट बना रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का रिकॉर्ड पिछले 11 साल का ये है कि वो आर्टिकल 356 का यूज नहीं करते, राष्ट्रपति शासन का। और जब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता इस बात की मांग कर रहे हैं, फरवरी में शायद वहाँ पर चुनाव होंगे अगले साल, तो उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि केंद्र सरकार इस तरह का फैसला करना चाहती होगी। बाकी क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, अभी मुझे नहीं पता। और पहले तो गवर्नर साहब रिपोर्ट भेजे, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में भी केवल मुर्शिदाबाद की घटना है। पूरे पश्चिम बंगाल क्या लॉ एंड ऑर्डर के कयोस में आ गया है, क्राइसिस हो गया है। ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं, टेक्निकल इश्यूज। वो ममता बनर्जी जब सूबे की मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है कि बीएसएफ ने दंगा कराया। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, वो सारी रिपोर्ट्स पर जो बात है कि जो गवर्नर क्या रिपोर्ट भेज रहे हैं इस पर डिपेंड करता है ना। और गवर्नर की रिपोर्ट भी फाइनल रिपोर्ट नहीं मानी जाती। मजेदार बात यह है कि ये मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं बांग्लादेश से लोग आए बीएसएफ की मिलीभगत से और उन्होंने दंगा किया। राज्य सरकार की अपनी रिपोर्ट जो कलकत्ता हाईकोर्ट है को जारी है, वो ये बात नहीं कह रही है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। उसमें तो मैं बताऊंगा भी आपको, उसमें तो इनफैक्ट ये बताया गया है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने ये मांग की कि बीएसएफ को भेजिए तुरंत, यहां हालात बेकाबू हो गए। अभी बताता हूं आपको। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नर ने जाने का फैसला किया मुर्शिदाबाद और मालदा, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। ममता बनर्जी कहते हैं कि गवर्नर वहां जाए ना, भी हालात सामान्य नहीं है।
मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। इतने देर तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं? प्रशासनिक अधिकारी तो मुख्यमंत्री है, वो वहां जाती, दंगे करने वाले लोगों से कहती कि भाई मैं आपको अपील करती हूँ कि आप दंगा ना करें। और ममता बनर्जी जब खुद कह रही है मुख्यमंत्री कि ये दंगा संघ के लोग करवा रहे हैं, ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, ये दंगा बीएसएफ के लोग करा रहे हैं, तो वो अगर गवर्नर मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगेंगे तो ममता बनर्जी की रिपोर्ट यही आएगी कि ये बीएसएफ ने रिपोर्ट करवाई है। तो क्या वो रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजाएगी कि साहब बीएसएफ दंगा करा रहा है? ममता बनर्जी खुद जाती नहीं है, गवर्नर को जाने नहीं देती, कोई विपक्षी दल जाना चाहता है उसे जाने नहीं देती है। और जब पुलिस कहती है कि हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, केंद्र से बीएसएफ को भेजा जाए, हाईकोर्ट कहता है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाए, तब वहां नियुक्तियां हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को देखना चाहिए कि प्रशासन कैसा चला रही है। बंगाल की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता ये देख रही है कि ममता बनर्जी अपने वोटों की राजनीति के लिए चुनाव को देखते हुए मुर्शिदाबाद में, मालदा में, पूरे देश में किस तरीके का संदेश देना चाहती है। और वो अपराधियों से बोल रही है कि प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप दंगा मत कीजिए। जो योगी आदित्यनाथ ने आता हूं, आपको दिखा दूं रिपोर्ट जरा मैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसमें मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर बड़े तफसील से कुछ खुलासे किए गए। बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दी है उसमें यह लिखा गया है कि दंगाइयों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। यह इस रिपोर्ट में लिखा है। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज हिंसा का पूरा ब्यौरा है। बताया गया है शुरुआत 8 अप्रैल को जांगीपुर में करीब 8 से 10 हजार की भीड़ के द्वारा हिंसा से हुई। उस दिन हिंसा में पुलिस की जान लेने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस के अफसर से उनकी लोडेड पिस्तौल, ग्लॉक पिस्टल शब्द इस्तेमाल है, छीन ली गई। इसके बाद पुलिस को और फोर्स बुलानी पड़ी और थानों की हवाई फायरिंग करनी पड़ी, तब भीड़ वहां से हटी जो कि नेशनल हाईवे पर जमा थी। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में फिर 5-5 हजार लोग जुटे, खूब उपद्रव मचाया। 12 अप्रैल को इन्हीं उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश की। सरकार ने रिपोर्ट में बताया है कि उपद्रवी लाठी, डंडे, हंसुए, लोहे की रॉड, इनके अलावा दूसरे घातक हथियार, पेट्रोल बॉम्ब, इन सब के साथ लैस थे और उनका इरादा पुलिस वालों को जान से मारने का था। सरकार ने बताया है कि दंगाइयों की भीड़ में से कुछ लोगों ने एक पुलिस अफसर की पिस्तौल छीनी जिसमें 10 राउंड गोलियां थीं। पुलिस ने पहले हवा में फायरिंग की, अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई, लेकिन जब दंगाई पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। आगे ये रिपोर्ट कहती है 142 राउंड रबर बुलेट, 10 राउंड आंसू गैस, 40 राउंड स्टन शेल्स और 9 राउंड स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया। ममता सरकार कोर्ट को यह भी बता रही है कि मुर्शिदाबाद में अब हालात कंट्रोल में हैं और पलायन करने वाले परिवार अपने घर वापस लौट रहे हैं। और इसी में यह भी जिक्र किया गया है कि दंगाइयों में से कुछ तत्वों ने 2 लोगों की घर से उनको बाहर निकालकर उनकी हत्या कर दी। ये सारी बातें बहुत डिटेल में है, वो 34 पन्ने की रिपोर्ट है और कम से कम 7-8 पन्नों में ये एक लाइन में ये सारी वारदातें दर्ज हैं। तो मुझे आपसे कह रहा था, ये जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीएसएफ ने करा दिया या इसमें कोई बाहर के लोग शामिल थे, जिन 2 लोगों की हत्या हुई वो रिपोर्ट बताती है ये लोकल लोग थे, जिसके बारे में कहा गया कि ये बांग्लादेश के आतंकवादी थे। वो रिपोर्ट में लिखा है कि ये लोकल लोग थे। लोकल भीड़ में से 2 लोग निकल करके 2 लोगों की घर से निकाल करके हत्या कर दी गई। तो सरकार कोर्ट को कुछ बता रही है और देश को कुछ और बताया जा रहा है। पॉलिटिकल जी सौरभ, देखिए यहीं पर आकर के राजनीतिक मामला आता है और इसीलिए मुझे लगता है कि जो 356 और गवर्नर रूल ये सब बात होता है, ये सब जबानी जमा खर्च और लीपापोती होती है। दरअसल कभी भी जब ये देखिए, एक तो पहली बात फिर मैं बात दोहराऊंगा कि हिंसा का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ये लोग जिसको 34 पेज की रिपोर्ट में चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके खिलाफ न्याय संगत मतलब न्याय के दायरे में रह करके उनको सजा दी जा सकती है। लेकिन बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज को लेना होगा कि ममता क्या कह रही है, जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण होता है या राजनीतिक भाव प्रस्तुत करती है, और एक जो उनकी एक जो फैक्चुअल रिपोर्ट है जो अदालत में पेश हुई है और जिसको केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेगी। मैंने बड़े ध्यान से जब आप बता रहे थे, पढ़ के बता रहे थे, मैंने बहुत ध्यान से देखा कि उसमें एक उसका सारांश क्या है। सारांश उसका यही है कि एक समस्या हुई और उपद्रवी थे, लोगों के साथ अन्याय हुआ और फिर राज्य सरकार ने क्या क्या किया। उस ग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो कोई भी सरकार हो या कोई भी अथॉरिटी हो या कोई भी कोर्ट हो, वो ये नहीं कहेगा कि साहब इस सरकार को बर्खास्त कर दो। तो ये होता है ना कि ये एक बड़ा मतलब एक अजीब टाइप का गणित होता है। तो इसमें इसीलिए देखिए हम देखते हैं कि इसमें नतीजा जो होता है सिफर होता है। जो हम एक जनता को जो प्रॉमिस किया जाता है, जो आप कह रहे थे ना कि र्यूमर, वो र्यूमर से वो आत्मघाती होते हैं, नुकसान होता है। ऐसा लगता है कि सरकार जो करना चाह रही थी या राजनीतिक रूप से जो करना चाह रही थी वो नहीं करी और पीछे हट रही है। अब मणिपुर को देखिए, मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ।
बड़ी देर की मेहरबान आते आते। राष्ट्रपति शासन तब लगा जब पूरा का पूरा जितना नुकसान होना था हो चुका था। आरती जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि पहले भी जो बात हो रही थी कि इनफैक्ट किडवाई जी ने जो पहले एग्जाम्पल दिया कि आप हिंसा कर रहे हैं, लोगों के साथ इनजस्टिस हुई, फिर हिंसा हुई, फिर कुछ हो गया, फिर वो मेन स्ट्रीम में आए। ये सारा जो आर्ग्यूमेंट है ये देश के हित में नहीं है। आप उन्हीं को रिवॉर्ड करेंगे जो हिंसा करेंगे। तो ये कहाँ का कानून है? ये कौन सा संविधान है? ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी मानसिकता है कि हम उन्हीं लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में कुर्सी पे बिठाएंगे जिन्होंने नुकसान पहुंचाया हो देश को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने रिपोर्ट का जिक्र किया, ममता बनर्जी कह रही है बीएसएफ, एविडेंस के बिना वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रही है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि केंद्र सरकार इनफैक्ट बहुत सूझबूझ से उन्होंने राष्ट्रपति शासन वहाँ नहीं लगाया, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल का जो इंटरवेंशन है वो उस सिचुएशन में होता है जहाँ पे कंप्लीट कोलैप्स हो जाए स्टेट गवर्नमेंट का। वो हमने उस तरह का कंप्लीट कोलैप्स नहीं देखा। सरकार ने नहीं किया तो ठीक किया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सेंट्रल इंटरवेंशन तब होना चाहिए जब स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली कोलैप्स हो। हमने देखा मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुई, बिल्कुल ये सिर्फ कंडेमनेबल नहीं है, ये अलार्मिंग है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट्स रूल वहां लगाना चाहिए? मुझे नहीं लगता, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। लेकिन उस तक का इंतजार करना भी तो नहीं चाहिए ना कि उस स्टेज पे पहुंच जाए बंगाल, उसके बाद क्या इंटरवेंशन करे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को क्वेश्चन कर सकती है? क्या जो कोऑर्डिनेशन जो हम नहीं देख रहे हैं अभी, ये आपकी रिपोर्ट से ही दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं दिख रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर में कोई बातचीत हो रही है और मीनिंगफुल बातचीत हो रही है। नहीं, उन्होंने जो उदाहरण दिया उस पर बात करनी चाहिए। मणिपुर में दर्जनों लोग मर गए और उसके बाद पूरा समाज दो हिस्सों में बट गया, नो गो जोन बन गए, एक तरफ का आदमी दूसरी तरफ जा नहीं सकता, फोर्सेस तक नहीं जा पा रही थी, एक वक्त तो ऐसा था। वहां तो आपने अब लगाया है राष्ट्रपति शासन जाकर के, लगभग डेढ़ वर्ष के बाद लगाया। जी। और फिर यहां पर आप कह रहे हो बड़ी देर की मेहरबान आते। देखिए, मेतेर कुकी का जो मामला मणिपुर में लंबे समय से चल रहा था, एक हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जो उपजा था, ठीक है कि केंद्र सरकार लंबे समय तक कोशिश करती रही क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि मामला सुलझ जाए, मामला बिगड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी तुलना बंगाल से नहीं की जा सकती। बंगाल में जिस तरीके से टारगेट वहां भी चीफ मिनिस्टर के कंडक्ट पर सवाल उठ रहे थे बार बार। एक पक्ष कह रहा था कि ये पक्षपाती रवैये के साथ शासन चला रहे हैं, बार बार कह रहा था। नहीं, ये पक्ष कह रहा होगा मुझे लगता है, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, उस मामले को लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, राष्ट्रपति शासन वहां पर लग जाता है, केंद्रीय गृह सचिव जो रहे भल्ला साहब वहां गवर्नर बनाकर भेजे गए, तो सरकार ने स्टेप्स वहां पर उठाए। लेकिन उसकी तुलना मुझे लगता है बंगाल से करना ठीक नहीं है। बंगाल के अंदर एक सुनियोजित साजिश चल रही है कि बांग्लादेश से घुसे हुए घुसपैठियों को कैसे राज्य सरकार प्रेशर दे रही है। वहां पर बंगाल के अंदर तो भाई बांग्लादेश से जो घुसे हुए को उनको ममता सरकार प्रेशर दे रही है और बीएसएफ पे आरोप लगा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा तो समझ में आता है कि आप ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी उकसा रही है। आप केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी अर्धसैनिक बल पे आरोप लगा रही है कि बीएसएफ दंगा करवा रही है। तो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी पर सीधा सीधा आरोप लगाना किसी भी तरीके से शोभा नहीं देता। और आप बीएसएफ का जिक्र कर रहे हो और आपके राज्य की रिपोर्ट कह रही है कि वहां पर कौन लोग उधम कर रहा है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फिट केस है सेंट्रल इंटरवेंशन के लिए। सेंटर ने तो रिपोर्ट तक नहीं मांगी अभी तक पश्चिम बंगाल से। हाँ, तो वही तो सवाल है। पहले तो सरकार पूछे ना कि क्या हुआ आपके राज्य में। कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स है सेंटर के पास, उनका इस्तेमाल हम नहीं देख रहे हैं कि वो क्या वाकई ममता बनर्जी को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, क्या बातचीत ऐसी हो रही है, क्या कोई उन्होंने टीम भेजी वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो हम नहीं देख रहे। आज गवर्नर गए हैं तो मतलब इतने दिन के बाद गए हैं, चीफ मिनिस्टर को खुद जाना चाहिए था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या एफर्ट्स हो रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहे हैं। अभी तो बीजेपी की टीम नहीं गई, कम से कम बीजेपी का डेलीगेशन जाता है। पहले जो हिंसाएं हुई है पश्चिम बंगाल में गया है, हो सकता है विजय हाटकर गई है, विजय हाटकर का भी दौरा हुआ है, गवर्नर साहब गए, गवर्नर साहब ने रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद केंद्र तय करेगा कि गवर्नर की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद ऑलराइट। आप रशीद जी ने एक बात कही थी कि कंकरेंट लिस्ट में है ये सारा मामला, जमीन का मामला, और चाहे तो ममता बनर्जी ना लागू करें, वो ठीक कह रही हैं। आप इस पर कुछ क्लैरिफाई करना मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है कि जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स अपने कानून बना सकते हैं,
लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में ये साफ कहा गया है कि यदि कोई सेंट्रल लॉ प्रिवेल कर रहा है, यदि सेंटर ने कोई कानून बना दिया, जैसे वक्फ का कानून बना दिया है, तो उसके खिलाफ नहीं जा सकती स्टेट गवर्नमेंट। प्रिवेल कौन सा करेगा कानून? सेंटर का प्रिवेल करेगा। ममता बनर्जी गलत कह रही हैं कि मैं नहीं यदि उनको कुछ अपने छोटे नियम बनाने हैं, उसको जोड़ने के लिए, उसमें आगे करने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन और उसकी लीगलिटी में भी वो नहीं जा सकते। यदि चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, तब भी सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। समझ गए? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि स्टेट और सेंटर दो कानून बनेंगे तो सेंटर का चलेगा। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, मैं उसी को सॉरी विजय जी, मैं उसको क्लेरिफाई, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संविधान में बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन मेरा कहना ये है कि वक्फ जो अभी वक्फ जिस तरह से काम करता है, उसमें वो सारा का सारा काम करने का, इम्प्लीमेंटेशन का काम वो राज्य सरकारों का है, राज्य सरकारें करती हैं, उसमें कोताही हुई है, ये भी मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो वो काम होगा, वो काम मतलब ममता बनर्जी सरकार को, योगी आदित्यनाथ सरकार को, उन सब राज्य सरकारों को करना होगा। सेंटर डायरेक्टली काम नहीं कर, सेंट्रल लॉ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन काम तो राज्य सरकार का ही है। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए अब एक बहुत बड़ी खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी ओर हमारी विधायिका है, हमारी पार्लियामेंट है, क्या इनके बीच में कोई टकराव हो रहा है? ऐसी बातें होना वैसे तो काफी वक्त से शुरू हो गई थी, लेकिन पीछे कुछ एक दो वाकये ऐसे हुए जिनसे इन बातों को बहुत तूल मिला और फिर उच्च पद पर बैठे लोगों ने इन बातों को आर्टिकुलेट करना शुरू किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनमें सबसे आगे हैं। अभी क्या हुआ, पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और कहा कि देश के राज्यपाल और राष्ट्रपति वो बाध्य हैं किसी भी राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए कानून को, बिल को 3 महीने के अंदर अंदर एक तय समय सीमा में उस पर फैसला करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनिश्चित काल के लिए उस पर बैठ जाएं, उसको टाले रहने दें। तो जगदीप धनखड़ इस पर बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? उन्होंने फिर कुछ शब्द इस्तेमाल किए कि अनुच्छेद 142 वो हमारे संविधान का हिस्सा जो सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म की वीटो देता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आदेश पारित कर सकता है। उन्होंने कहा इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये अभी जो राष्ट्रपति और गवर्नर वाला आदेश हुआ, ये इसी श्रेणी में आता है। इसके बाद उन्होंने एक जगह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले देख करके ऐसा लगता है कि वो पार्लियामेंट की जगह लेना चाहता है, वो एक सुपर पार्लियामेंट बनने की दिशा में दिखाई दे रहा है। और फिर जो एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर के अंदर स्टोर रूम में जले हुए नोटों की बोरियों में आग लगने की घटना सामने आई थी, उस पर उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी सोचा कि वो जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच करने के लिए, वो संविधान सम्मत भी है या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? ये इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है, ये कार्यपालिका का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जो कमेटी उन्होंने बनाई उसकी कोई सैंक्टिटी ही नहीं है। तो ऐसे वो सवाल उठा सकते हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं, आम आदमी तो ऐसे सवाल उठाता भी नहीं है। तो सुनिए जरा आप उनकी बात, फिर उनको जवाब भी मिले। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more. Boys and girls, when Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत हक नहीं है, ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? पार्लियामेंट अगर बिल पास करे, क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठ सकते हैं? महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर हैं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता।
एक अलग बात कहता हूं, भारत का लोकतंत्र 4 पाए पर आधारित है। बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार सब कुछ अस्पष्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, अगर कोई गलत कानून पास होता है पार्लियामेंट के अंदर तो उसकी समीक्षा वो कर सके। तानाशाही का मुल्क है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, आप इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को नहीं मानेंगे। राजनीति के एक ऐसे कालखंड में है जहां हमें इन चीज़ों पे बहुत संवेदना से सोचने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, यहाँ तक कि मीडिया भी हो। अगर इसमें एक फाइन बैलेंस नहीं रहा तो मेरा मानना है कि किसी को ओवर रीच से बचना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल ओवर रीच से बचना चाहिए। जैसे उदाहरण तो वक्फ, अब कौन ओवर रीच कर रहा है, सवाल यह है। सरकार न्यायपालिका को डिक्टेट करना चाहती है या न्यायपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर रही है। मैं क्योंकि उनका बयान जगदीप धनखड़ जी का लंबा स्टेटमेंट है, उनका व्याख्यान था जो राज्यसभा में कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे, यंग लोग, इंटर्न्स शायद, उनके लिए वो बोल रहे थे। अब जैसे एक जगह उन्होंने कहा अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका को 24/7 उपलब्ध है। फिर उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति के बारे में जो फैसला हुआ उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश में केवल एक राष्ट्रपति ऐसी व्यक्ति हैं जिनका पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेती है। यह वो उन्होंने कहा राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेती है, जबकि कोई भी मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश भी संविधान का पालन करने की शपथ लेती है। तो पालन करने वाले, रक्षा करने वाले को निर्देश कैसे दे सकते हैं, ये उनका आर्गुमेंट है। जी सर, एक तो हम बहुत क्या कहते हैं टची और सीरियस मैटर पर पहुंच गया देश। संविधान ने जो, संविधान सभा को मैं पढ़ रहा था इस सारे मसले पर, संविधान सभा में भी इस पर बहुत चर्चा हुई और संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे, विद्वान लोग, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि जो हमारी जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, वो तीनों एक दूसरे की सीमाओं को उल्लंघन करेंगी। उसमें बनाया इसलिए गया कि तीनों एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें, एक दूसरे का सम्मान भी करें। तो वो तीनों बातों को इस तरह से देखना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ बात चलती जा रही है। इस समय एक बात समझनी चाहिए कि प्रेसिडेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर जो आदेश हुआ वो प्रेसिडेंट को आदेश नहीं है। उसमें एक बात समझिए, जो कहा गया कि 3 महीने में, उसको ध्यान कीजिएगा कि होम मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम इशू किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के पास जो बिल्स आते हैं उन्हें 3 महीने में क्लियर करके भेज दिया जाए। ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर को हवाला देते हुए कहा कि भाई जब 3 महीने में आपको क्लियर करना है, संविधान का जो आर्टिकल है उसमें कहीं पर समय सीमा नहीं दे रखी थी कि राज्यपाल को कितना समय होना चाहिए, राष्ट्रपति को कितना समय होना चाहिए। हालांकि राज्यपाल को क्या करना चाहिए, एक तो समझना चाहिए राज्यपाल के अधिकारों पर चर्चा हो पहले तो। बिल्कुल बड़ा मसला तो यह है कि राज्यपालों, अभी सबसे बड़ी चर्चा क्या हो रही है, राज्यपाल के अधिकारों को लेकर। और अब कहा जा रहा है कि ये गवर्नर जो है आजकल बहुत आउटरीच कर रहे हैं। मैं इसमें अभी तक मैं लेमैन की तरह बात करता हूं। बिल्कुल हमारे यहाँ हमने जो देखा और पढ़ा वो ये था, सरकार कानून बनाएगी, विधायक मतलब राज्य सरकार है, उसने विधानसभा में एक कानून बनाया, वो लागू तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नर उस पर हस्ताक्षर साइन ना कर दे। वो भेजता है गवर्नर के पास, गवर्नर को करने होते हैं दस्तखत तो कर देता है, पसंद नहीं आता तो वापस कर देता है, इस पर दोबारा विचार कीजिए। विचार विधायिका वो विधानसभा को विचार करना होता है तो कभी कभी कर लेती है, वरना वो वही बिल उठा के दोबारा भेजती है गवर्नर के पास कि नहीं साहब हमें यही बिल चाहिए, इसी को पारित कीजिए। तब हमने ये पढ़ा था कि गवर्नर बाध्य है। नहीं, बाध्य नहीं है, वो उसको राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति भी बाध्य है, गवर्नर बाध्य है दूसरी बार भेजने पर। क्योंकि गवर्नर क्या कर सकता है, नहीं उसको वो भेज देगा पास करने के, नहीं राष्ट्रपति के पास एक बार और भेज देगा। लेकिन यही समझना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ मोर पावरफुल है देन गवर्नर। ये असली लड़ाई तो यही हो रही है ना कि जो गवर्नर के प्रोएक्टिव होने की बात हो रही है कि क्या चुनी हुई सरकारों से ऊपर होते हैं राज्यपाल। कहीं कोई समय का उल्लेख है, समय का उल्लेख कोई नहीं है, 3 महीने में करना कोई समय का उल्लेख नहीं है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि जो अब अभी हुआ, जैसे ये जो हो रहा था रवि साहब वाले मसले में, 2020 के कानून है, अब 5 साल में तो सरकार ही बदल जाती है। तो वहीं से हुआ भी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें 5 साल लगा दिया आपने बिल को रोक कर, तो वो तो जिस सरकार ने बिल पास किए थे वो तो विधानसभा ही खत्म हो गई, तो फिर उसका पर्पज क्या हुआ। राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचे बात, इस मामले में राष्ट्रपति कैसे आ गई? राष्ट्रपति इसलिए आगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा
जो रवि साहब का मसला हुआ कि भाई राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तमिलनाडु के राज्यपाल हाँ वहां पर भेज दिया राष्ट्रपति के पास, उन्होंने और खुद फैसला नहीं किया, मैं राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करता हूं। हाँ, राष्ट्रपति को भेज दिया ना उन्होंने। और राष्ट्रपति को कैसे भेजते हैं? वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, राष्ट्रपति ने भी उस पर फैसला नहीं, राष्ट्रपति ने उस पर फैसला नहीं किया। लेकिन उसमें क्या है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपालों को 3 महीने में इसको पास कर देना चाहिए, भेज देना चाहिए वापस, जो भी फैसला लेना है उनको, और फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है एक्चुअली कोई। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि इसको रिव्यू कर लीजिए, आप दोबारा से सोच लीजिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि जो संसद ने या विधानसभा ने जो पास किया उसको। अब यहीं पर आता है सर मामला, जो मैं धनखड़ साहब को नहीं कोट कर रहा, लेकिन जो न्यायपालिका के इस आदेश से जो लोग नहीं सहमत हैं कि भाई जैसे आपने भी कहा कि ये 1 महीना 3 महीना ये कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ये ग्रे, इसको मान लीजिए कि ग्रे एरिया है कि भाई राज्यपाल क्या करेगा या राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर वो नहीं इसको सहमति देना चाहता तो वो उस पर रखे रहता है, फैसला नहीं करता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि 3 महीने में करो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही इस माने में है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार क्षेत्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। दूसरी बात, राज्यों को या सरकारों को या राजनीतिक दलों का सौरभ बहुत से उनके अपने कंपल्शन होते हैं, तो उसमें यहाँ के ऊपर लिमिटेशन, एक मर्यादा। देखिए, हमारे यहाँ देश में समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कार्यपालिका हो, उसके बहुत ज्यादा उनके गुणा भाग करते हैं, गणित बहुत होती है। उस गणित के चलते ही कोर्ट्स को बीच में आकर के इंटरवीन करना पड़ता है। इसीलिए लॉ ऑफ लिमिटेशन कि भाई आप 3 महीने में फैसला करिए, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है। ये संविधान की व्याख्या के दायरे में है, बिल्कुल है, 100% है। और दूसरी बात, जब व्याख्या के अलावा मैं कह रहा हूँ, होम मिनिस्ट्री ने खुद ने मेमोरेंडम इशू किया कि भाई राज्यपालों को और राष्ट्रपति को 3 महीने में, राष्ट्रपति के पास यदि कोई पहुंच जाता है तो उसे 3 महीने। मैं कह रहा हूँ ना, जब 2020 में बिल पास किया किसी चुनी हुई सरकार ने, विधानसभा ने, और आप 2025 तक जब उसका कार्यकाल भी खत्म हो गया, यदि उस समय तक नहीं भेज रहे तो उसका मतलब क्या हो? इसका मतलब आप चुनी हुई सरकार के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं ना। ये किसी एक राज्यपाल का मसला नहीं है ना, ये आपको भी मानना ये ओवररीच नहीं था, ये व्याख्या है, व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को आप समझेंगे तो समझ में आएगा ना। आपके हिसाब से ये संविधान में अनुच्छेद 145(3) में अगर सुप्रीम कोर्ट को उसका विश्लेषण करने का, रिव्यू उसका व्याख्या करने का अधिकार दिया हुआ है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर है कि उसका व्याख्या कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। जब राष्ट्रीय न्यायिक सुधार का जब प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में पास करते हैं तो आप कहते हो कि भाई ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार ये कर नहीं सकती। वो उन्होंने उपराष्ट्रपति ने सर कोट किया आर्टिकल 142 को। वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस का, अभी आर्टिकल 142 क्या है? संविधान का वो अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में। सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दोनों का 142 But on a point of law, 145 तो एक चीज समझना चाहिए हमें, दिस इज ऑन, सॉरी आरती, इट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जहां पर जो कंप्लीट जस्टिस का जो प्रावधान है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर सकता है। बात आ जाती है पूरी। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए ना कि भाई आप किसी मामले में हस्तक्षेप करते हो, आप ये कंपलसरी तो संसद ने अपने लिए किया हुआ है कि विधायक और सांसद जब चुनाव लड़ेंगे तो अपनी कितनी एसेट से उसका डिक्लेरेशन करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज सारे करते हैं? जब उनके लिए ये बना हुआ है तो कितने जज हैं जो अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करते थे? सभी लोग कंपलसरी करें उसके लिए। और जब केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में न्यायिक नियुक्ति का बिल जब पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं, ये लागू नहीं होगा, हमारी जो कॉलेजियन सिस्टम है हम ही तय करेंगे कौन जज बनने वाला है, किसी की पदोन्नति होगी, किस राज्य से जज आएगा। सुप्रीम कोर्ट जब देखता है कि उनके अधिकार कम हो रहे हैं या उनके अधिकार को लेकर किसी तरह के सुधार की कोशिश की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार याद आते हैं। मुझे लगता है वो सब जगह इंप्लीमेंट करें। आगे आरती जी के पास आते हुए अब अगला एक लाइन और कोट कर रहा हूं धनखड़ जी की। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। ये उपराष्ट्रपति ने। सौरभ, मुझे लगता है विजय जी ने शुरू में कहा था, असल में बेसिकली ये मामला वही है, सब अपनी अपनी सुप्रीमेसी, प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमेसी वर्सेस एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी वर्सेस लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, सब अपनी अपनी वो प्रोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। और ये वाकई देश उस कगार पे पहुंचा है कि ये सब होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम पहुंच गए वहां पे कि जहां पे वाइस प्रेसिडेंट की आवाज हम कभी सुनते नहीं थे। वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल एक लगभग मतलब
प्रेसिडेंट की भी हम सुनते ही नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो हम सुनते नहीं थे। लेकिन धनखड़ जी ने जिस तरह का भाषण दिया है वो भी एक तरह से ओवररीच है, वो भी एक तरफ से सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल ये जो है प्रेसिडेंट के पास इतने पावर्स है कि उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। मैं थोड़ी सी असहमति आपसे कर रहा हूं। अगर हम ही लोग ये कहने लग जाएं कि दिस इज ये तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, हम इसको हम सवाल ही नहीं पूछ सकते, तो फिर तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ब्लास्फेमी का मसला नहीं है सर, सुप्रीमेसी को एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के दायरे पर बात करना कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दायरे पर बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो मैं तो कल खुद आपने मेरा रिएक्शन देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैंने जो कहा कल जब उनका आया डिसीजन वक्त को लेकर, ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जितने भी हमारे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, वो आज एक कंपटीशन में, एक सुप्रीमेसी की एक वो रेस लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर, प्रेसिडेंट ताकतवर है कि पार्लियामेंट ताकतवर है कि सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है। लगता है कि वो पाक साफ है, तो मुझे लगता है उनके मंशा भी दिखनी चाहिए। आपके जज के यहाँ पे कैश निकलता है, जले हुए नोट मिलते हैं, आप उसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करते। आप नहीं कहते कि 3 जज की जो कमेटी बनाई है वो 90 दिन के अंदर उसकी जांच पूरी करे, वो भी कोई समय सीमा नहीं उसके लिए। उन्होंने कहा 14-15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई, 7 दिनों तक किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। क्या इस बारे में हम सवाल पूछेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की एक समिति इस मामले की जांच कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, लेकिन जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, जांच न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। क्या यह समिति जो उन जज साहब के मामले की जांच कर रही है भारत के संविधान के तहत है? धनखड़ जी देखिए, बहुत सालों तक काला कोट पहने रहे, अब वो एक संवैधानिक पद के ऊपर हैं, वो एक दायरे में बात करनी चाहिए। जहाँ तक क्रिमिनल एक्ट की बात होती है, क्रिमिनल एक्ट में बिल्कुल एक पुलिस के पास प्रावधान था, बहुत सारे प्रश्न जो वो प्रश्न उठा रहे हैं, हम भी 10 बातें उठा सकते हैं कि वो उसमें उस समय वहाँ जो दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और तमाम एजेंसीज की क्या भूमिका रही और उन्होंने क्या करा। अगर वो उसका संज्ञान लेकर के कोई गिरफ्तारी भी करते तो क्या कोई करता? वो मामला को दबाने की कोशिश की गई और कमेटी सिस्टम वगैरह हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये ऐसा वो नहीं है कि जैसे हमारे उपराष्ट्रपति आकर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर सकता है। मुझे तो जब वो बोल रहे थे, मुझे अनायासी बिल्कुल वो स्मरण हुआ कि जो 74 में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे बाबू जगजीवन राम, उन्होंने कहा था कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इंदिरा जी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जो है जुडिशरी को संज्ञान लेना चाहिए। ए.आर. अंतुले ने उस समय यह भी कहा कि इंदिरा जी को जो है तमाम मतलब पूरी ताजिंदगी पूरा राष्ट्रपति बना देना चाहिए, संविधान का रद्दोबदल कर देना चाहिए। तो ये संविधान के साथ सोच एक पॉलिटिकल कंफर्ट के साथ में होता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रतिनिधियों के अपने कंपल्शन होते हैं, वो उस हिसाब से करते हैं। और मैं कहूंगा कि जो आरती ने कहा है वो बिल्कुल सही बात कही है, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। एक लाइन केवल छोटी सी कहना चाहता हूँ इसमें जुड़ा हुआ कि ये मसला है क्या, असली मसला है जो कांटा अटका हुआ, मतलब ये सुप्रीमेसी वाली बात तो हमने की, आरती जी ने भी की, लेकिन असली मसला अटका हुआ है एनजेएसी का। सरकार को या हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये वापस उसे लाने की तैयारी का एक पूरी रूपरेखा है। चलिए ठीक है, अब ऐसा होते हुए हम देखेंगे क्या आगे देखते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब आपको मैं बताता हूं योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर विवाद कैसे हुआ। किशनगंज के एक विधायक हैं, किशनगंज बिहार के एआईएमआईएम के नेता और अध्यक्ष भी हैं वहाँ उनकी पार्टी के, अख्तरुल ईमान। इन्होंने एक विवादित बयान दिया है और इनके निशाने पर आए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अख्तरुल ईमान ने योगी आदित्यनाथ को लातों का भूत कह दिया है। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि सत्ता के नशे ने योगी आदित्यनाथ को पागल कर दिया है और यही वजह है कि वो यूपी में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते, मस्जिदों और मदरसों को बुलडोजर से गिराने में लगे हुए हैं। आपको मैं याद दिला दूं, बंगाल में जो दंगा हुआ उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये लोग लातों के भूत हैं, दंगा करने वाले, ये बातों से नहीं मानेंगे। उनके इसी बयान पर अख्तरुल ईमान ने जवाब दिया। योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है, मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए।
अभी अख्तरुल ईमान बिहार में एमआईएम के पक्के नेता हैं। उनके 5-6 विधायक चुन करके आए थे पिछले इलेक्शन में और सारे टूट करके आरजेडी में चले गए थे। एक इकलौते यही बच्चे थे। तो मैं कह रहा ये बताने इसलिए बताया कि पुराने नेता हैं। अब ये जो इनकी भाषा है, एक तो मुसलमान डरा हुआ है और यूपी के मुख्यमंत्री लातों के भूत हैं। मुसलमान वो नमाज पढ़ने देना तक नहीं चाहते मुसलमान को। देखिए, ये वही फॉर्मूला है पोलराइजेशन का, जो ये एमआईएम के जो लीडर है या एक्टिविस्ट है, मुझे नहीं पता कि कितने बड़े लीडर है, लेकिन ये जो भड़काऊ जो भाषण है, पूरी मुसलमान समुदाय को भड़काने की जो कोशिश है, ये किस तरफ ले जाएगी इनके अपने समाज को और पूरे देश को। और ये क्या ये वाकई सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये बिल्कुल गलत है। चीफ मिनिस्टर की सीट की एक गरिमा होती है। और दूसरी बात कि अगर चीफ मिनिस्टर उस कुर्सी पे बैठे, योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो रिट ऑफ स्टेट की बात कर रहे थे कि अगर स्टेट अपनी रिट ही नहीं दिखाए तो वही होगा जो वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुआ। लोग मरेंगे, दंगे होंगे और केओस होगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेकडाउन होगा। और जिस तरह से यूपी में योगी जी ने वाकई लॉ एंड ऑर्डर संभाला है और हमने देखा कि वक्त में इतना सब कुछ हो गया वेस्ट बंगाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई ऐसे हिंसा नहीं की, सब जो है नॉर्मल है और सब एक दूसरे की बात तो दंगाई लातों के भूत ही होते हैं, ये योगी ने कहा। तो योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनके लिए सजा होनी चाहिए, उनके लिए जो लॉ है वो लगना चाहिए। उनका नाम अख्तरुल ईमान है, असल में उनका नाम अख्तरुल बेईमान होना चाहिए। इस तरह की जो बात कर रहे हैं, ईमान के आगे उनको बेईमान लगा देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। और अभी तो रमजान का पवित्र महीना बीता है, होली के दिन ही तो जुम्मे की नमाज हुई थी। क्या उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा हुआ कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है? रमजान के महीने में कहीं बंद कर दिया गया है? मुझे लग रहा है जितने शांति से और जितने भाईचारे के साथ उत्तर प्रदेश में रमजान का महीना मनाए, उतना तो बंगाल में भी नहीं मना। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। और ओवैसी की पार्टी के नेता है तो जो संस्कार ओवैसी साहब के हैं वही तो अपने नेताओं को देंगे, वही साहब की भाषा उनके बोल रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, इस बार चुनाव में उन्हीं की जनता उनको सबक सिखाएगी कि किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको, क्योंकि हम लोग अब वक्फ की ही बात कर रहे हैं, सारे मामले से उसी से जुड़े हुए हैं। आज की एक खबर थी, मैंने एक इंटरव्यू देखा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का, जो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री में बिल वही लेकर के आए थे वक्त का। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं, मैं वो आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन उनका जो कहा है वो मैं कोट कर रहा हूं, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। किरण रिजिजू ने कहा, आई एम कॉन्फिडेंट दैट द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट वेंचर इनटू अ लेजिस्लेटिव मैटर, कि मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट एक कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र के मामले में लेजिस्लेटिव मैटर में दखल नहीं देगा। वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है। इफ टुमारो गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इनटू जुडिशरी इट वोंट बी नाइस। कल को अगर सरकार न्यायपालिका के मामलों में दखल अंदाजी करने लगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। द सेपरेशन ऑफ पावर इज वेल डिफाइंड। बिल्कुल, जो जी हाँ, देखिए ये बात उन्होंने बुनियादी तौर पे सैद्धांतिक रूप से सही कही है, सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन इस तरह की बातें देखिए संविधान, सर वक्फ के बहाने बात हो रही है, वही वक्फ की मैं बात कर रहा हूँ कि वक्फ के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन, अभी तो इंटरिम ऑर्डर है, मंत्री जी क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? वो अपनी एक बात है, उसको सरकार फिर से वहां पर हलफनामा पेश करेगी, अपनी बात करेगी और जब अगली सुनवाई में उस चीज पर बात होगी। देखिए ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो एक एक्टिविज्म वाला पहलू है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसी से तमाम इसका राजनीतिकरण होता है, अखाड़ा बन जाता है। कोर्ट ने कोई कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करी, उन्होंने एक टिप्पणी की और टिप्पणी की कि साहब इसको 5 मई की जो डेट दी है तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। सरकार ने उसको मान लिया, यही बात खत्म हो जाती है। अब मंत्री जी पता नहीं अपने नंबर बढ़ाने का उन्हें शौक है, वो चाहते हैं कि ऐसा बताए कि मोदी सरकार में प्रधानमंत्री की नजर में ऊपर हो जाए। देखिए यहाँ ये टकराव है ही नहीं, तो टकराव हम क्यों पेश कर रहे हैं? नहीं, ये आप कह रहे हैं बचना चाहिए था उनको, बिल्कुल बचना चाहिए था। हाँ बोलिए आरती। नहीं, ये यहाँ पे मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में और बिल में जो क्लॉजेस थे, प्रोविजंस थे, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते का ही सस्पेंशन सही, लेकिन उन्होंने बिना एग्जामिन किए, बिना कोई बैक एंड फोर्थ जो ट्रायल होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन डिबेट होता है कोर्ट में, उसको
वो फॉलो नहीं करके सीधा कह दिया कि सस्पेंड करना है 1 हफ्ते, क्योंकि हम कन्विंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा जो जुडिशियल ओवररीच है वो हुआ। अगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा होता, इतनी टिप्पणी होती कि आप इन चीजों को एग्जामिन कीजिए, 1 हफ्ते में अपने जवाब लाइए, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई जुडिशियल ओवररीच होती। और जो किरण रिजिजू कह रहे हैं, मुझे लगता है सही कह रहे हैं कि सबके कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे इंस्टीट्यूशंस को बराबर के हक दिए हैं, पावर दी है, रोल डिफाइंड है सबका। आरती जी, वैसे तो उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टेट किया, जो प्रिंसिपल है हमारे देश में संविधान का, उन्होंने वही कोट किया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना। कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जो प्रावधानों पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगी है, उसके बाद वो ये बात कह रहे हैं कि आप दखल देंगे तो ठीक नहीं है, हम आपके मामलों में दखल देंगे तो वो भी गलत है। सौरभ जी, सुप्रीम ये जो बात हो रही है, हम पहले भी इसी पे बात कर रहे थे कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब कि सुप्रीमेसी की जो बात कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा जो आप पार करने की बात कर रहे हैं। और लॉ में जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर पहले उपराष्ट्रपति की बात सुनाई थी, उपराष्ट्रपति सरकार का अंग नहीं है, ये सरकार का अंग है। नहीं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी हैं, उपराष्ट्रपति भी। लेकिन जो कह रहे हैं वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के भी मंत्री हैं, उनका वो था बिल एक्चुअली, इसलिए भी शायद हो सकता है वो पर्सनली हर्ट हो रहे हो। वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ही नहीं है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी है, तो उनका बिल है। लेकिन उन्होंने ये बात बिल ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग से पहले कही। आज आप इस बात को देख रहे हैं, ये दोबारा कही है उन्होंने। और ये मुझे लगता है कि उनका दखल ज्यादा है जुडिशरी की, क्योंकि मंत्री जी का दखल। सुप्रीम कोर्ट तो कानून का जानकार है ना, वो कभी भी अपनी लिमिट से क्रॉस नहीं करेंगे कानून के दायरे में। और जो कानून को रिव्यू करने का अधिकार है, जुडिशियल ओवररीच नहीं हुआ है इस कानून का अधिकार कैसे हो गया? कैसे ओवररीच है? लंबी बहस है सर, हुआ कि ना, वही बात ही कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मतलब ही ये होता है कि करेंगे नहीं वो। नहीं, मैं कह रहा हूं इंटरिम ऑर्डर का, देखिए गंभीर, इंटरिम ऑर्डर का मतलब ही ये होता है कि सरकार ना करे। देखिए, उस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, वो जो 2 बिंदु थे उस पे बाकायदा चर्चा हुई। नहीं सर, वो अब क्योंकि समय की भी सीमा है, मेरे पास प्रॉब्लम है समय की। कल सॉलिसिटर जनरल को ये कहना पड़ा कि मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हम एक इंटरिम ऑर्डर देना चाहते हैं कुछ प्रावधानों पर। मुझे इस बात से दुख हुआ, और ये बड़ा रेयर होगा अगर आप ऐसा करते हैं। ये सॉलिसिटर जनरल के शब्द हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन हम चाहते हैं स्टेटस को रहे, तो आप मुझे कह दीजिए कि हम कुछ नहीं आगे बढ़ाएंगे। भाई, अगर सरकार नहीं मानती तो ऑर्डर दे ही रहा था ना सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने अपनी फेस सेविंग के लिए आई थिंक साफ कर दिया कि बहुत रेयर काम होगा अगर आप ऐसा करेंगे। बिल्कुल, मतलब सरकार उस बात को मतलब अब फिर वही बात है, अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक शब्द तोल मोल के बोलना पड़ता है। लगभग सरकारें कह रही थी गलत होगा अगर आप ऑर्डर देंगे। नहीं, वो देखिए, वो जो सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, उसका वो कानून का ज्ञाता होता है, उसके दायरे में उन्होंने कहा है। ठीक है सर। अब जरा मैं आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात सुनाने वाला था, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर। तो इनकी भाषण में जो भारत को लेकर के हिस्सा था, वो यही कह रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को ये बताइए कि आप हिंदुस्तान से अलग क्यों हुए थे। कि आप, फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे सारे मामले, हमारे सारा बिलीफ सिस्टम, हमारा धर्म, हर चीज हिंदुओं से अलग है। अब वो एक छोटा सा हिसाब सुन लीजिए। इसके बाद भारत में जो बहस शुरू हुई, एक हिस्टोरिकल डिबेट फिर शुरू हो गया कुछ लोगों के बीच में, कि यहां जो कहा जाता है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग नहीं की, भारत के मुसलमानों ने कोई मांग नहीं की, मांग तो सावरकर ने की थी। सबसे पहले बात उठाने वाले सावरकर थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। तो एक नई वही बहस दोबारा शुरू हो गई। छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them.
आरती जी, बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि आसिम मुनीर बहुत घबराए हुए जनरल है, आर्मी चीफ है, और वो घबराहट की वजह शायद ये है कि पाकिस्तान का जो यूथ, जो चिल्ड्रन की बात वो कर रहे थे, कि वो जो उन्होंने पिछले 75-77 साल में वो जो रटी हुई भाषा, टू नेशन थ्योरी कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकता और शांति से नहीं रह सकता, वही पाठ वो दोबारा से पढ़ा रहे। जो जहर उन्होंने स्कूलों में बोया था, जो उन्होंने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बोया था, ये वही भाषा जो जियाउल हक की भाषा थी, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सोसाइटी, जहां बच्चे शायद अब इनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या विभाजन सही था, क्या ये जो टू नेशन थ्योरी है वो सही थी। आखिरकार दुनिया बदल रही है। अगर आप देखें पूरी दुनिया में अभी क्या हो रहा है, जो यूएस में जिस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हर इशू पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी कई सारे बच्चे होंगे जो सवाल खड़े कर रहे होंगे कि क्या ये टू नेशन थ्योरी लॉजिकल है, रीजनेबल है, जो कि 1971 में फेल हुई। भारत में कोई सेक्शन अगर मुस्लिम विरोध की तरफ बढ़ रहा है तो उनसे ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के ऐसे लोगों की टू नेशन थ्योरी को वैलिडेट कर रहे हो। देखिए, ये वैसे तो मैं कहूँगा प्रथम दृष्टि में ये बयान इतना मतलब घटिया और निम्न स्तर का है कि इस पर चर्चा योग्य भी नहीं है। लेकिन और वो फौजी अपना काम करें, धर्म और उसका क्षेत्र नहीं है। देखिए, जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो थे, जो भारत के एक बड़े और जो उनको पाकिस्तान में भी बहुत उनकी फॉलोइंग थी, उनका कहना यह था कि एक बहसियत कौम, हिंदू मुसलमान एक ही कौम के हैं। मिल्लत का कॉन्सेप्ट अलग है कि एक धर्म विशेष के अनुयायी होते हैं, वो एक उनकी मिल्लत की सीमा होती है। एज ए नेशन हम एक हैं और ये तमाम बातें हैं। उनसे ये पूछिए कि फिर बांग्लादेश क्यों बना, आज जो बलूचिस्तान में लोग परेशान क्यों हैं, आज जो वहां मुहाजिर क्यों कहा जाता है, जो पंजाबी नॉन पंजाबी का वो है, और वहां के ऊपर जो समुदाय के बारे में जिस तरह के जो बम फूटते हैं मस्जिदों में और जिस तरह का वहां के ऊपर हम हिंसा देखते हैं, ये सारी बातें हैं। ये बेसिर पैर की बात कर रहे हैं और वही जो हम अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उनके एग्जिस्टेंस का बेसिस ही हिंदू इन एक्सटेंशन इंडिया, हमें उनसे कोई लेक्चर की जरूरत नहीं है। हमें उनसे अपने लेक्चर, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर करें, लेकिन इस्लाम के नाम पे गलत बयानी ना करें। तो मुनीर साहब कह रहे हैं कि कश्मीर हमारे गले की नस है, तो वो गले की नस तो अब कटना है और भारत का हिस्सा बनना है, और मुनीर साहब के सामने ही होने वाला है। वो इतना है, भले ही वो कितना भी कर ले, और बलूचिस्तान तो वो संभाल नहीं पा रहे। बांग्लादेश अलग बन गया, टू नेशन थ्योरी की बात करते रहे, बांग्लादेश बचा नहीं पाए। और बांग्लादेश जिस तरीके से अब कह रहा है कि भाई हमसे जो पैसा लिया था वो वापस कर दो, और जिस तरीके से बलूचिस्तान में शुरू हो गया है, बलूचिस्तान भी अलग होगा और कश्मीर भी वापस भारत के हिस्से में आएगा। यही पाकिस्तान जल्दी देखेगा। उनके पास बांग्लादेश का कोई जवाब है कि बांग्लादेश कैसे रिलीजन यदि सेम था तो उस पर। और दूसरी बात, मुनीर साहब को 11 अगस्त 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्ना साहब का भाषण है, वो एक बार सुन लेना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए। उनको एक लाइन फिर बाद में कह देनी चाहिए थी कि वैसे हम पाकिस्तानी हैं, साथ तो हम किसी के भी नहीं रह सकते। बात तो यही हो रहा है। अरे वो खुद के तो साथ रह लें। समय इतना ही, इजाजत दे रहा था सर। बहुत शुक्रिया विजय जी, समीर जी, आरती जी, राशिद साहब, बहुत धन्यवाद आपका।